A very good morning to all my students. On behalf of Vimla Devi Public School Siliari, Raipur, I welcome you all. Today it is 18th of November 2021, Thursday. We are studying in your CG board Social Science Lesson 4 Mineral Resources and Industrialization. This is the part 5th of the video lesson. First go through 1 to 4, then only start this part 5th. And the methodology for all my students, here you will get Hindi interpretation of each and every line. Open in your book page number 45. Today the topic is coal, and again revise from your book. You will be reading along with me from your book. Open ready with pen and pencil and your book. Open page number 45. And first, before starting the today's topic, I am going to scroll down slowly. Read from your book. Okay, read from your book, and when you are completed the reading till this point, page number 45 of this lesson, there will be revision of this lesson, then only start. It is strictly recommended to you. Whenever you start reading the lesson, revise your previous part of the lesson. Okay, I hope everybody has read the lesson till this point. Now page number 45. कोल, जिसको हम कहते हैं कोयला, सब जानते हैं. कोल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स इन इंडिया. रीड फ्रॉम योर बुक. कोल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स इन इंडिया. ऊर्जा के स्रोतों में कोयला प्रमुख संसाधन है. इनिशियली कोल वाज यूज्ड एज फ्यूल, यानी प्रारंभ में कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था. इट फॉर्म द बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द 18th सेंचुरी. कोयला 18वीं सदी के औद्योगिकीकरण का महत्वपूर्ण आधार बना. इट्स इंडस्ट्रियल यूज लेड टू मैनी सिग्निफिकेंट चेंजेस. इसका औद्योगिक उपयोग कई परिवर्तनों से जुड़ा है. In the 18th century, it was used to smelt iron ore and produce steel. 18वीं सदी में इसका उपयोग लौह अयस्क को गलाने तथा लोहा इस्पात उद्योग में किया जाने लगा. Steam engines powered by coal were used to pull trains, propel ships and run machines. यानी भाप संचालित इंजन जिसका उपयोग रेलगाड़ी खींचने, जहाज चलाने व कारखाने की मशीनों को चलाने के लिए किया जाता था, कोयले के बिना संभव नहीं हो पाता. टुडे कोल इज मेनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. वर्तमान में कोयले का मुख्य उपयोग बिजली उत्पादन में होता है. द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया estimated in 2006 that the country had 23,500 crore tons of coal reserves up to a depth of 1,200 meters. यानी भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग ने 2006 में अनुमान लगाया है कि 1200 मीटर की गहराई तक कोयले की तहों में लगभग 253 यानी 253 अरब टन कोयला संचित है. दिस इज ओनली 1% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एस्टिमेटेड कोल रिजर्व्स. यह विश्व के
कुल अनुमानित भंडार का केवल 1% है। Hence, India has to import 50 to 20 crore tons of coal annually. और यह इस कारण भारत को प्रतिवर्ष 15 से 20 करोड़ टन कोयले का आयात करना पड़ता है। इंडिया मेनली हैड bituminous coal which is not of very high quality because their carbon content does not exceed 55% and they have a high content of vaporizing material and ash। यानी कि यह मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला है जो उत्तम प्रकार का नहीं है। इसमें वाष्पीय पदार्थों तथा राख की मात्रा अधिक है और कार्बन की मात्रा 55% से अधिक नहीं है। The coal producing areas in India are located in the following 4 river basins in the eastern portion of the Deccan Plateau। भारत में अधिकांश भंडार पूर्वी प्रायद्वीप पठार की कुछ नदियों तथा घाटियों में संचित है। प्रायद्वीप पठार, ओके, डेक्कन प्लेट्यू। अब भारत में कोयले का वितरण अगर देखा जाए तो भारत में कोयला क्षेत्र निम्नलिखित 4 नदी घाटियों में स्थित है। पहला, फर्स्ट, दामोदर वैली, दामोदर घाटी, कोल बेल्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र। सोन वैली यानी सोन घाटी, कोल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कोयला क्षेत्र। महानदी बेसिन, महानदी घाटी, कोल बेल्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कोयला क्षेत्र। गोदावरी बेसिन यानी गोदावरी घाटी, कोल बेल्ट ऑफ साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश यानी पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश यानी दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कोयला क्षेत्र। So dear students, today the next topic it is petroleum. Petroleum is the most important energy source in the modern world. आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम है। It is also extensively used in the plastics and fertilizer industries. और प्लास्टिक और खाद जैसे रासायनिक उद्योगों में भी इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है। इंडिया प्रोड्यूस्ड 4 करोड़ टन्स ऑफ पेट्रोलियम इन 2015। भारत में 2015 में लगभग 4 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पन्न किया गया था। This was less than quarter of our total consumption, जो कि हमारे कुल उपयोग के 1/4 से भी कम है। Hence, the country has to import large quantities of petroleum and petroleum products। इसी कारण भारी मात्रा में पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात करनी पड़ती है। In 2015, 19 crore tons of petroleum and petroleum products were imported। 2015 में 19 करोड़ टन पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात की गई। We spent about 5% of our GDP on petroleum imports, which is a huge sum। यानी हमारे सकल घरेलू उत्पादन GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 5% इस आयात में लगता है, जो कि बहुत अधिक है, विच इज अ ह्यूज सम।
यहाँ पे फिगर 4.5 डिग बोई इंडियाज ओल्डेस्ट पेट्रोलियम वेल एंड ऑयल रिफाइनरी प्लांट, भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम कुआं और तेल संशोधक संयंत्र। नाउ ऑयल exploration in India began in 1866 when the first oil wells were drilled in Upper Assam Basin. 1866 में भारत में ऊपरी असम घाटी में तेल खोजने के लिए कुएं खोदे गए। However, the first reserves were found only in 1890 at Digboi, where a refinery was set up in 1893. परंतु इसका पता 1890 में डिगबोई में लगा, राइट। और 1893 में यही पेट्रोलियम को साफ करने के लिए तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी प्लांट खोला गया। द असम इंपोर्ट्स कंपनी वाज सेट अप इन 1899 और 1899 में असम आयात कंपनी की स्थापना की गई। सब्सिक्वेंटली एक्सप्लोरेशंस वर आल्सो अंडरटेकन इन अदर लोकेशंस, और अन्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम खोजने का प्रयास किया गया। A reserve was discovered in Naharkatia. A reserve was discovered in Naharkatia in 1953 और 1953 में नहरकटिया क्षेत्र की खोज हुई। Production began in the Ankleshwar area, Vadodara of Gujarat. Vadodara of Gujarat in 1960, यानी 1960 में गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र, जिसको वादोदरा क्षेत्र से उत्पादन प्रारंभ हुआ। इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स वर अंडरटेकन आफ्टर 1961 एंड मैनी रिजर्व्स वर आइडेंटिफाइड इन द स्टेट। 1961 के बाद पेट्रोलियम खोजने का काम काफ़ी तेजी से किया गया और गुजरात के विभिन्न पेट्रोलियम क्षेत्रों का पता लगा। न्यू एरियाज वर आइडेंटिफाइड इन असम एज वेल, साथ ही असम में भी कई क्षेत्र ढूंढे गए। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीज्ड रैपिडली फ्रॉम 5,13,000 tons in 1961 to 63,11,000 tons in 1975, या 1961 के 513,000 टन से बढ़कर 1975 में 6,311,000 टन हो गया। Offshore drilling began in 1970 in Gujarat Aliabad. Offshore drilling began in 1970 in Gujarat Aliabad. Aliabad यानी तट के निकट समुद्र में खुदाई 1970 में गुजरात के अलियाबेद में आरंभ की गई। बॉम्बे हाई was discovered in 1975 and production began the following year. 1975 में मुंबई हाई का पता लगा या बॉम्बे हाई का पता लगा और अगले वर्ष से उत्पादन आरंभ हुआ। Constant efforts led to identification of potential reserves in the Kaveri and Krishna Godavari basins on the east coast, यानी लगातार प्रयत्न के परिणाम स्वरूप पूर्वी तटीय क्षेत्र कावेरी तथा कृष्णा गोदावरी बेसिनों में भी पेट्रोलियम का पता चला। प्रोडक्शन वाज इनिशिएटेड इन दीज एरियाज टू, और उत्पादन शुरू हो गया। लार्ज रिजर्व्स have also been found in Rajasthan's
बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, और राजस्थान के बाड़मेर में पेट्रोलियम का बड़ा भंडार पाया गया। India's petroleum reserves are estimated at 1700 करोड़ टन्स, यानी कि भारत में पेट्रोलियम का अनुमानित भंडार 17 अरब टन है। दिस इंक्लूड्स लैंड एंड ऑफशोर रिजर्व्स, यह स्थलीय तथा अपतटीय क्षेत्र में संचालित है। देखिए, लैंड यानी स्थलीय, ऑफशोर रिजर्व्स यानी अपतटीय क्षेत्र। द रिजर्व्स आर इन 4 रीजन्स, कुल भंडार 4 क्षेत्रों में वितरित है। नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी उत्तर पूर्वी, ऊपरी असम घाटी, अपर असम। देखिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन, अपर असम बेसिन, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। पहला जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। सेकंड गुजरात, गुजरात कैम्बे बेसिन एंड गुजरात प्लेन्स, गुजरात प्रदेश यानी इसको कहते हैं खंभात बेसिन और गुजरात के मैदान। थर्ड बॉम्बे हाई ऑफशोर एरियाज, मुंबई हाई अप तट प्रदेश। एंड फोर्थ ईस्ट कोस्ट रीजन, गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी बेसिन, पूर्वी तटीय प्रदेश, गोदावरी कृष्णा और कावेरी बेसिन। Dear students, now continue with me with your pencil, pen and your book. Read with me. The next topic is uranium and thorium. Uranium and thorium. Both elements are the main source of atomic or nuclear power. ये दोनों नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। यूरेनियम सोर्सेस आर वेरी लिमिटेड इन इंडिया, हैंस द मिनरल हैज टू बी इम्पोर्टेड। भारत में यूरेनियम के स्रोत सीमित होने के कारण भारत को इसे आयात करना पड़ता है। However, large reserves have been found in the Tummalpalle and Bhima river valleys in Karnataka in the past few years. भारत में जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीमा नदी घाटी में इसके विपुल भंडार खोजे गए हैं। राइट, विपुल भंडार यानी लार्ज रिवर्स। सिमिलरली थोरियम हैज बीन फाउंड अलोंग द केरला कोस्ट, इसी प्रकार थोरियम भी केरल के समुद्र तट पर पाया गया है। सिंस थोरियम रिजर्व्स आर अबंडेंट, इंडिया इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियर पावर यूजिंग थोरियम, और भारत प्रयास कर रहा है कि उसके परमाणु संयंत्रों में थोरियम का उपयोग बढ़े, क्योंकि भारत में यह खनिज विपुल मात्रा में पाया जाता है। द गवर्नमेंट हैज फुल कंट्रोल ओवर all sources of nuclear power, and these minerals can be mined by public sector enterprises. परमाणु ऊर्जा के स्रोतों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण है और इसका खनन केवल केंद्र सरकार के उपक्रम कर सकते हैं। The next topic here, industrialization. Till about industrialization, जानते हैं औद्योगिकीकरण। Till about 200 years back, most people used to be employed in agriculture and maximum production used to come from agriculture. लगभग 200 साल पहले ज़्यादातर लोग खेती का काम करते थे और ज़्यादातर उत्पादन भी खेतों से ही आता था। In the developed nations today, most people work in industries and related services, and very few are part of agricultural activities. लेकिन आज दुनिया के विकसित देशों के
ज़्यादातर लोग उद्योगों में तथा उससे जुड़ी सेवाओं में काम करते हैं और बहुत कम लोग खेतों में काम करते हैं। In India, while 60% of the people are engaged in agriculture, its contribution to GDP, gross domestic product, is just 18%. भारत में भी हालांकि 60% से अधिक लोग खेतों में काम करते हैं, इसके बावजूद भी राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी या सकल घरेलू उत्पादन को देखें तो पाएंगे कि केवल 18% खेतों से आता है। 26% ईच ऑफ इंडस्ट्रीज एंड 56% ऑफ सर्विस सेक्टर और 26% उद्योगों से व 56% सेवाओं के क्षेत्र में हो रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द 18th century and gradually the nature of industrial production began to change all across the world. 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में औद्योगिक उत्पादन के तरीके बदल गए। दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसे औद्योगिकीकरण के नाम से जाना जाने लगा। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन प्रोसेस हैज बीन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और इस औद्योगिकीकरण के बाद से उत्पादन की प्रक्रिया में लगातार बदलाव हो रहा है। सो हियर माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज sufficient for this video lesson. We will continue in our next video lesson. Till then, revise the lesson and complete your task.